हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निश्चित तौर पे अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी में लगे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी। ये सामान्य हिंदी जो है ये हमारे कोई एक स्पेशल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होगा। ये एस्टेट, टेट, सीटेट, ये जितने भी एग्ज़ामिनेशन लग रखे हैं, एसएससी जीडी है, जूनियर असिस्टेंट है, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि सामान्य हिंदी जो है सारे एग्ज़ामिनेशंस में जो है ये नॉर्मल मतलब कॉमन पार्ट होते हैं। बस अंतर इतना है कि किसी में हिंदी व्याकरण ज़्यादा आता है तो किसी में हिंदी साहित्य का इतिहास ज़्यादा आता है। बाकी सामान्य हिंदी सभी भी पार्ट में बिल्कुल कॉमन है। दूसरी बात, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगी जो हमारे बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि उनके लिए हिंदी 20 नंबर का आने वाला है। और हिंदी जो है हमारा बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पहले क्या था एसएससी जीडी में कि टोटल सब्जेक्ट थे, रीजनिंग था, मैथ था, जीके एंड जीए था और आपका हिंदी था। 20-20 मिला के टोटल जो है पहले 100 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब जो है ये 80 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि टाइमिंग उसी के एवरेज में काफ़ी कम कर दिया गया है। तो आपको पहले 1.5 घंटे थे तो ठीक था 100 क्वेश्चन, लेकिन अब 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम यहाँ होती है, समझिएगा, अगर आप 1.5 घंटे पेपर दे रहे हैं, 1 घंटे में आपका जो स्पीड है वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुई तो जो आधा घंटा बचता है उसमें आप उसको इम्प्रूव कर देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 1 घंटे का पेपर है और आपकी स्पीड ज़रा सी भी डिसबैलेंस हुई तो फिर इम्प्रूव करने का वो टाइम नहीं मिल पाता है आपको। तो एसएससी जीडी वालों के जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मेरा ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि वो सबसे ज़्यादा हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़ें। और निश्चित तौर पे मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी, आप इससे जुड़िए और जो क्वेश्चंस आपको पता है वो आप देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। जो आपको नहीं पता आप उसे नोट डाउन करते चलिए। तो आइए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के। हम कुछ 20 से 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और इसे 1 बाय 1 हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? एक मिनट रुकिएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग कमेंट करिएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 50, 51, 52, 53। तो हमारा सही जवाब है, हमारा सही जवाब है 52। राइट आंसर हमारा क्या है? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। इसमें स्वर आ जाएंगे, आपके व्यंजन आ जाएंगे, संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी आ जाते हैं। तो टोटल मिला के हमारे वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? समझिएगा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है हमारा मूल स्वर, दूसरा है हमारा घोष वर्ण, तीसरा है हमारा संयुक्त वर्ण, चौथा है हमारा तालव्य। समझिएगा, छा ध्वनि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि छा जो होता है ये एक प्रकार से क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है। संयुक्त वर्ण या फिर कहें संयुक्त व्यंजन में आता है। समझिएगा, संयुक्त व्यंजन हमारे 3 होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 3 होते हैं, छा, त्रा,
ज्ञा और श्रा। छ, त्र, ज्ञा और श्रा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो क्या हमारा जवाब संयुक्त वर्ण नहीं सही होगा? ओके, तो छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि छ जो ध्वनि है ये किसके योग से मिलके बनी है? संयुक्त वर्ण है तो किसी के योग से मिलके बनी होगी। तो छ जो हमारा है ये का और शा के योग से मिलके बना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देता है, जैसे का और शा दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, का शा दे देगा, का शा दे देगा और का शा दे देगा। तो याद रखिएगा जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं उसमें जो पहला व्यंजन होगा वो आपका हलंत व्यंजन होगा। तो आपका जवाब सही होगा का और शा वाला। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान कौन सा है? अगर मैं बात करूं घा की तो घा हमारा का वर्ग में आता है। का वर्ग मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। अब बात करें अगर का वर्ग की तो का वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा जो है वो कंठ से होता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कंठ होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? अभी हमने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था। उसमें 4 संयुक्त व्यंजन थे जिसमें हमारा था छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो ज्ञा हमारा जो है ये 2 वर्णों के योग से मिलके बना है, जा और इया से। और हमने बताया था कि जो पहला व्यंजन होगा वो क्या होगा? हलंत। तो हमारा जवाब कौन सा सही हो जाएगा? जा प्लस इया। पहला व्यंजन हलंत व्यंजन होगा और दूसरा बिना हलंत के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अगर बात करें व्यंजन की तो हिंदी वर्णमाला में कुल अगर बात करें तो 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। लेकिन अगर स्वर की बात करें तो स्वर हमारे कितने हैं? 11 स्वर हैं। अगर बात करें व्यंजन कितने हैं तो व्यंजन हमारे जो हैं मूल व्यंजन 33 हैं। अब बात आती है ये 33 हैं कौन कौन से, तो आइए देखते हैं। जो हमारे 33 व्यंजन हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है स्पर्श व्यंजन जो कि हमारे 25 होते हैं। उसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन आता है जो कि 4 होते हैं। उसके बाद हमारा ऊष्म व्यंजन आता है जो कि 4 होते हैं। तो 25 4 4 मिला के कितने हो गए? 5 4 9 4 13 33। यानी ये 33 क्या है? हमारे मूल व्यंजन है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर समझिएगा, कमेंट करिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब देखिए पश्च स्वर का मतलब है कि ये पूछना चाह रहा है हमसे कि जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो पहला होता है हमारा अग्र स्वर, दूसरा होता है हमारा मध्य स्वर, तीसरा हमारा होता है पश्च स्वर। और यही ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से पश्च स्वर कौन सा है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। समझिएगा
कह रहा है आ को छोड़ो बीचे बीचे, मतलब आ हमारा कहाँ होगा, बीच में होगा, यानी मध्य स्वर में हमारा क्या आ जाएगा, छोटा आ। फिर क्या कह रहा है, आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी पश्च स्वर में क्या आ जाएगा, आ ओ उ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ ओ और उ। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बाकी जितने बचेंगे वो अग्र स्वर में चले जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है पश्च स्वर कौन सा है, आ आया है, आ का जो बड़ा भाई है वो क्या होगा, बड़ा आ होगा, तो ये दोनों साथ में रहेंगे। आओ था, आओ सॉरी आ को हमने क्या किया है, मध्य में कर दिया है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा, छोटा इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आ को हमने मध्य स्वर में छोड़ दिया है, तो बड़ा आ हमारा कहाँ आ जाएगा, पश्च स्वर में। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, तो बड़ा आ हमारा कहाँ आया है, पश्च स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है, समझिएगा योगवाह का मतलब है कि कौन सा अयोगवाह है। अयोगवाह विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है, अल्प प्राण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अयोगवाह दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अन होता है और आह होता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो हम ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, हमारा सही आंसर विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि आह में क्या है, विसर्ग लगा हुआ है। अब बात करते हैं अयोगवाह, थोड़ा इसके बारे में जानिएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी कौन सी है, समझिएगा, स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी कौन सी है। तो स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी अगर पूछता है तो वो अयोगवाह ही है, क्योंकि ये स्वर के जैसा भी व्यवहार करता है और व्यंजन के भी जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए इसको बिल्कुल अलग कैटेगरी में रख दिया गया है और इसे हमने अयोगवाह नाम दे दिया है। जैसा कि इसके नाम पे बात करें कि अयोगवाह नाम क्यों पड़ा है, तो अयोगवाह का मतलब है आ का योग हो, आ का योग हो और प्लस वाह का मतलब है व्यंजन को वहन करे, व्यंजन को वहन करे। अब आ का योग कैसे होगा, जैसे हमने पढ़ा अन और आह, तो इसे हम क्या लिखते हैं, आ प्लस ऐसे हो गया अनुस्वार, आह को कैसे लिखेंगे, आ प्लस विसर्ग। तो यहाँ पे क्या आ का योग नहीं है, आ का योग है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, अयोगवाह। बात आती है व्यंजन का वहन कैसे कर रहा है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ही हमने लिखा कंबल, तो क्या ये अनुस्वार नहीं है और का व्यंजन है, तो इसने व्यंजन को क्या किया है, वहन किया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अयोगवाह, क्योंकि आ का योग है और इसने व्यंजन को वहन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं, समझिएगा। पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है ऊष्म, तीसरा ऑप्शन है अंतस्थ, चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। समझिएगा, या रा लावा की बात कर रहा है, या रा लावा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। एक पॉइंट यहाँ और नोट करिएगा, अंतस्थ व्यंजन से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इन्हीं को हम अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। या रा ला वा है, इसमें या और वा जो है हमारे, ये समझिएगा, यहाँ पे टीचर ज्यादातर आपको ये बता देंगे कि या रा ला वा है, लिख लीजिए या और वा अर्ध स्वर है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। क्यों, क्योंकि या और वा रियलिटी में ये विशेष रूप से अर्ध स्वर हैं, लेकिन रा और ला जो है ये भी क्या है, हमारे अर्ध स्वर हैं।
समझिएगा, ये हमारे अर्धस्वर हैं और या और वा क्या है, ये विशेष रूप से अर्धस्वर हैं, ये विशेष रूप से अर्धस्वर हैं। अब बात आती है इनको हम अर्धस्वर क्यों कह दे रहे हैं। समझिएगा, जैसे हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा फेफड़ा होता है, वहां से वायु निकलती है, यहाँ हमारा कंठ होता है, काकल्य होता है, कंठ को ही काकल्य कहते हैं। यहाँ से जब वायु आती है और मुख के कई उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, समझ रहे हैं, मुख के कई उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, स्वर वे हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। लेकिन अगर अब आपसे कोई पूछेगा, आप क्या बताएंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण हम करते हैं तो फेफड़ों से जो वायु निकलती है अगर मुख के किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो वो हमारे व्यंजन हैं, और अगर नहीं स्पर्श की तो वो क्या है, हमारा स्वर है। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है, हमने अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर नाम क्यों दे दिया है, क्योंकि स्वर में क्या था, उच्चारण स्थानों को बिल्कुल स्पर्श वायु नहीं कर रही थी। अर्धस्वर में क्या होती है, हल्का सा स्पर्श करती है। जैसे ये हमारा समझ लीजिएगा फेफड़ा है, फेफड़े से वायु निकल रही है और ये उच्चारण स्थान है, तो ये इसको जो है बिल्कुल हल्का सा टच करती हुई मुख से बाहर निकल जाती है। तो स्वर में बिल्कुल नहीं टच कर रही थी और अंतस्थ व्यंजन यानी अर्धस्वर में बिल्कुल हल्का सा टच कर रही है, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन को हमने क्या नाम दे दिया, अर्धस्वर नाम दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। समझिएगा, अनुनासिक का मतलब ही है नासिक, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण हम अपनी नाक से करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर डी, वर्ग के पंचमाक्षर, यानी जितने भी पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब है जितने भी आपके वर्ग हैं, वर्ग का 5 वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, इनके वर्ग के आखिरी में जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, और उन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, अनुनासिक नाम दे देते हैं। जैसे का खा गा घा अंगा, चा छा जा छा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, पापा बाबा माँ, तो ये हमारे क्या हैं, पंचमाक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। पहला ऑप्शन है पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। समझिएगा, ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला हमारी जो है इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पार्श्विक। समझिएगा, पार्श्विक ध्वनि क्या है, पार्श्विक का मतलब होता है ये मिलके बना है पार्श्व से, पार्श्विक जो हमारा है ये पार्श्व से मिलके बना है, और पार्श्व का मतलब होता है बगल, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा के बगल दबाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि, यानी जिह्वा के बगल दबाव पड़े उसे हम क्या कहेंगे, पार्श्विक ध्वनि। इसमें आपका 2 आ जाता है पार्श्विक ध्वनियों में, ला और लाह। इसी से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि लुंठित ध्वनियां कौन सी हैं। समझिएगा, लुंठित होती हैं रा और रह। समझिएगा, अगर लुंठित ला वाला पूछे तो ला में ला वाला नहीं है, लुंठित में ला वाला नहीं है, ये किस में है,
पार्श्विक में है, क्योंकि बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं पार्श्विक और लुंठित में। ये किसमें ला है, किसमें रा है, तो समझिएगा लुंठित ला, इसमें ला वाला नहीं है, यानी पार्श्विक में ला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन है ए वर्ड क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा नासिक्य, दूसरा है हमारा मूर्धन्य, तीसरा है हमारा ओष्ठ, चौथा है हमारा कंठतालव्य। अब बात करते हैं अगर ए की, तो ये हमारा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इदैतो कंठतालु, इदैतो कंठतालु, यानी ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठतालव्य। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। ये तो हुआ जिसको सूत्र याद है, जिसको ये नहीं याद है वो कैसे समझेगा? तो आइए देखते हैं। ए अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी संधि पढ़ा होगा तो ए हमारा किससे मिलके बनता है? आ और ई से। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ई का क्या होता है? तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा? कंठ और तालु। आ का उच्चारण स्थान कंठ। आ बोल के देखिए आप लोग, सीधे कंठ से बाहर निकलेगा, जिह्वा कहीं भी आपके मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि आ है क्या? स्वर है। अभी मैंने डिफिनेशन बताई थी। आ बोल के देखिए, आ सीधे कंठ से निकल रहा है। ई हमारा क्या है? तालु से उच्चारित होता है, तो ए क्या हो गया? कंठ तालु। यहाँ कंफ्यूजन होती है कि तालु और मूर्धा क्या है। तो जैसे ही आप अपने ये ऊपर वाले पार्ट को टच करेंगे, यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। यानी पहले हमारा कंठ है, फिर ऊपर साइड तालु आता है, फिर तालु के दीवार के सहारे जब हम आगे आते हैं तो आगे साइड का जो हमारा मसूड़ा होता है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है? मूर्धा होता है। उसके बाद हमारे दंत आते हैं, फिर हमारे ओष्ठ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता चुकी है कि अयोगवाह क्या है, यानी आ का योग हो, व्यंजन का वहन हो, यानी इन्हें ना तो स्वर की कैटेगरी में रखा गया है और ना तो व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। तो आप आसानी से इसका जवाब कर लेंगे, अयोगवाह है अन और आ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज हमारी प्रैक्टिस के कुछ 20 से 22 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। वर्णमाला पे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इसका पार्ट 2 हम कल लेके आएंगे। और इसको आप लोग जो नहीं पता है नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।